तो हमारे क्या कहते हैं, अष्टांग योग के अंदर एक टॉपिक दिया गया है अष्टांग योग के विषय पर। क्या है वो टॉपिक का नाम क्या है बताएं? Sir, yogic concept of wellness and Ashtang Yoga of Patanjali. वेलनेस मतलब कि योग कल्याण के लिए अष्टांग योग, महर्षि पतंजलि जी के द्वारा अष्टांग योग कल्याण और योग के स्वास्थ्य के लिए, यानी कि जो आपका स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, बौद्धिक क्षमता, इन सारी चीजों में महर्षि पतंजलि के द्वारा जो बताया गया है अष्टांग योग, उसका जीवन में क्या महत्व है उसके विषय में बताया गया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे उसमें कि महर्षि पतंजलि जी के द्वारा अष्टांग योग 8 अंग योग के जो बताए गए हैं। कितने? 8 अंग योग के। कल कोई हठ योग पूछ रहा था कि हठ योग क्या है, तो हठ योग का लक्ष्य है राजयोग की प्राप्ति। क्या है? राजयोग की प्राप्ति। राजयोग क्या है? राजयोग है अष्टांग योग ही जो है वही राजयोग है। अष्टांग योग को ही राजयोग कहा जाता है। किसको? अष्टांग योग को ही राजयोग कहा जाता है। तो 8 अंग योग के जो नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम कितने प्रकार के होते हैं? यम, किसी का माइक ऑन? अरुणा जी का। अरुणा जी आपका माइक ऑन है। 5 प्रकार के यम होते हैं। 5 प्रकार के यम होते हैं और 5 ही प्रकार के नियम होते हैं। तो जो 5 प्रकार के यम होते हैं वो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो अहिंसा क्या है? अगर हम यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पर पूरा भेजा हुआ है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम। 5 सामाजिक नैतिकता, यानी कि सामाजिक व्यक्ति जो होते हैं या समाज में जिनको एक अच्छी प्रतिष्ठित झलक के साथ या एक मान सम्मान के साथ जिस व्यक्ति को देखा जाता है, उसके अंदर यम और नियम का पालन बहुत ही आवश्यक है। तो अहिंसा बताया गया कि अहिंसा प्रतिष्ठया तत्सन्निधो वैर त्याग। ये महर्षि पतंजलि जी के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है, पतंजलि योग दर्शन या पतंजलि योग सूत्र। क्या है? पतंजलि योग सूत्र। अब उस योग सूत्र के या योग दर्शन के अंदर ही ये आपको अष्टांग योग के विषय में बताया गया है। कहने को तो ये कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मानव जीवन में अगर हम एक सुखी जीवन जीना चाहते हैं, एक स्वस्थ शरीर रखना चाहते हैं, मानसिक, वैसे अगर हम स्वास्थ्य की परिभाषा लेते हैं कि व्हाट इज हेल्थ, तो स्वास्थ्य क्या है, तो उसके विषय में बताओ कोई कि स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ क्या है, बताओ। व्हाट इज हेल्थ? सिखा, स्वास्थ्य क्या है बताओ। स्वास्थ्य जो हमारे शरीर से रिलेटेड जैसे बॉडी पार्ट्स, उसमें किसी भी तरह का कोई हेल्थ इश्यू ना हो, या
ठीक है, बताओ अरुणा। सर मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना और अपने समाज में रहते हुए सभी नियमों का पालन करते हुए सुख शांति से जीवन व्यतीत करना, विश्वास। WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है WHO। उसके अनुसार जो स्वास्थ्य की परिभाषा बताई गई कि हेल्थ क्या है, तो उन्होंने बताया है कि हेल्थ इज अ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। अगर हम इन चारों चीजों को अपना अच्छा मेंटेन रखते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है, यानी कि वो हेल्दी व्यक्ति है, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी है। फिजिकल मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। शारीरिक एफर्ट करते हैं लेकिन मानसिक एफर्ट नहीं कर पाते, मानसिक एफर्ट करते हैं तो फिजिकल एफर्ट नहीं कर पाते हैं। लोगों में यही तो कमी है आज के टाइम में, राइट? कि आपने फिजिकल हेल्थ का फोकस किया तो मेंटल हेल्थ नहीं रहती है, और मेंटल हेल्थ पे फोकस किया तो फिजिकल हेल्थ नहीं रहती है, और ये दोनों ही फोकस करते हैं तो हम सोशल नहीं हो पाते हैं, यानी कि समाज से जुड़ नहीं पाते हैं। अब आप लोग यहाँ पर हैं, बैठे हुए हैं, क्या आप एक दूसरे से कितने कनेक्ट हो पाए हो? एक दूसरे की सामंजस्य में, या एक ने कोई राय रखी उसमें क्या आपने सहमति जताई, या फिर अपने ही गुणों को करके नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, या फिर आपस में कोई राय नहीं आज तक आप लोगों ने बनाई एक महीने के अंदर? कि समाज से जुड़ना मतलब कि समाज के प्रति हमेशा कृतज्ञता बनाए रखना, यानी कि हमेशा समाज के लिए खड़े रहना। लेकिन आज के समय में हम सोशल वर्कर बिल्कुल नहीं है, सोशली तो हम कनेक्ट ही नहीं। ऊपर वाले फ्लैट में क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं, चाहे शोर हो रहा हो, चाहे लड़ाई हो रही हो, चाहे चीख चिल्लाहट आ रही हो, हम जाकर नहीं देखेंगे कि वो क्या रहा है ना? तो समाज का मतलब है कि सामाजिकता में अपनी नैतिकता को बढ़ाए रखना, और आध्यात्मिकता में तो ईश्वर के प्रति समर्पित हम रहते ही हैं, ठीक है? इस हिसाब से ये नैतिकता बनाई गई और कहा गया कि अच्छे कर्मों की शुरुआत और बुरे कर्मों का परित्याग। तो बुरे कर्मों का परित्याग किसके अंदर होता है? यम के अंदर। अहिंसा, अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, क्या? हिंसा ना करना। मैंने आपके पास कुछ भेजे हैं डॉक्यूमेंट, उसमें लिखा हुआ है कि अहिंसा से प्रतिष्ठित हो जाने पर उस योगी का वैर भाव छूट जाता है। लेकिन आजकल हम किसी से वैर भाव छोड़ ही नहीं पाते हैं, हमेशा एक दूसरे को द्वेष भाव से देखते रहते हैं, और कभी उनके साथ यही प्रयास नहीं करते कि हम उनके साथ रहकर कभी कुछ अच्छे शारीरिक मानसिक रूप से कनेक्ट हो पाए। नहीं, हम हमेशा द्वेष भाव ही रखते हैं। हिंसा कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार से हिंसा होती है। मनसः वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से। मनसा मतलब मन, हम मन में द्वेष भाव रख के रखते हैं, हमेशा एक दूसरे को ऐसी घृणा के साथ देखते हैं, ऐसा नहीं सोचते कि हम कुछ भला करें, लेकिन मन ही मन बददुआएं देते रहते, इसका ये हो जाए, उसका पैर टूट जाए, उसकी गर्दन टूट जाए, इनके घर का तो सर्वनाश हो जाए। ये नैतिक मूल्य नहीं है हमारे जीवन के। हमारा नैतिक मूल्य कुछ और है, लेकिन हम किस में घुस गए? हम इन प्रपंचों में घुस गए कि हम दूसरों की बुराइयों को ढूंढने लगे। मनसा। वाचा मतलब वाणी, वाणी हमारी कंट्रोल में नहीं रहती, हम किसी को किसी भी अपशब्द के साथ बोल देते हैं। कहते हैं कि मुंह से निकली जुबान और तीर से निकला कमान कभी वापस नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम बोलते समय तोलते नहीं है। कहते हैं ना कि पहले बोलो फिर तोलो, लेकिन हम नहीं तोलते हैं बोलते समय। तो वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल कीजिए, आप को शीतल होए, है ना? वाणी ऐसी बोलिए जिसमें हो अमृत भरा, काम ऐसा कीजिए जिसमें हो सबका भला, है ना? कि काम ऐसा करो जिसमें सबका भला हो। कर्मणा मतलब आगे काम है ना, मनसा वाचा कर्मणा। कर्म कैसे होने चाहिए? जिससे सबका भला हो। काम ऐसा कीजिए जिसमें हो सबका भला, वाणी ऐसी बोलिए जिसमें हो अमृत भरा। जो ऐसे लोग होते हैं उनके चरणों को पखारिए, उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए।
है ना, कि जो ऐसे लोग होते हैं जो काम समाज के लिए अच्छा कार्य करते हैं जिसमें सबका भला हो, और वाणी ऐसी बोलते हैं जिसमें अमृत भरा हो, ऐसे लोगों को चरण वंदन करो, नमस्कार करो। लेकिन आज के टाइम में ऐसा कोई व्यक्ति मिलता ही नहीं है जिनको हम प्रणाम कर सके। क्यों? क्योंकि हम भी बुरे हैं। हम दूसरों को देखने जाते हैं कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है, क्या हम अपने अंदर देखते हैं कि हमारे अंदर क्या अच्छाई है क्या बुराई है? तो पहले हम सुधरेंगे जब जग सुधरेगा, हम बदलेंगे तब जग बदलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जग को सुधार कर हम बदलेंगे सुधरेंगे, है ना, जग को सारे समाज को बदलने के बाद फिर हम बदलेंगे। तो हम अपने आप को ठीक कर लें। जैसे हम यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, 3 3 6 2 8, एक में बैठा है। अगर हम अपने आप को ठीक करेंगे तो कितने लोगों को ठीक कर दिया हमने। हम बदलेंगे तो हम खुद अपने परिवार पे प्रभावित होते हैं, हमारे बच्चे भी हमारे से सीखते हैं, हमारे बड़े भी देखते हैं। शुरुआत में हो सकता है आपका सहयोग ना हो, लेकिन जिस दिन आपको सफलता प्राप्त होगी उस दिन वो सब लोग आपके साथ ही सामाजिक कार्य में जुट जाएंगे। ठीक है, तो मन वचन और कर्म तीनों से कभी हिंसा नहीं होनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्मा, क्या बोला गया है? अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही हमारा परम धर्म है। ठीक है, शब्दों से, विचारों से, कर्मों से। उसके बाद क्या है? सत्य। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल श्रेयतम, यानी कि जो सत्य का पालन करते हैं, वितर्क शून्यता स्थिर हो जाने पर उस साधक में क्रियाओं और उनके फलों में आश्रितता आ जाती है। यानी कि सर्वदा सत्यम वदा बोला गया है कि हमेशा सत्य का पालन करो, लेकिन हम हमेशा सच का बोलते हैं जब किसी को प्रताड़ित करना हो, जब किसी को दुखी करना हो। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि वो भी हमारे हैं। सच मधुर भाषा से बोलो, कटु शब्दों से ना बोलें, क्योंकि सब कहते हैं कि सच कड़वा होता है, लेकिन सच अगर मधुर भाषी व्यक्ति होगा तो सच को भी आशीर्वाद की तरह बताएगा। किसकी तरह बताएगा? आशीर्वाद की तरह बताएगा। लेकिन अगर हम सच ही नहीं बोलेंगे और झूठ बोलते रहेंगे तो हमेशा रिश्ते बिगड़ते रहेंगे। एक सच को छुपाने के लिए हम 100 झूठ बोलने को तैयार है, लेकिन एक सच बोलकर माफी मांगने को तैयार नहीं होते। इसलिए सत्यम वदा, जो सत्य का पालन करता है ना, ये लिखा है ना, जब साधक सत्य की साधना में प्रतिष्ठित हो जाता है तब उसके लिए किए गए कर्म उत्तम फल देने वाले होते हैं। इस सत्य आचरण का प्रभाव अन्य प्राणियों पर कल्याणकारी होता है। ठीक है, विचारों में सत्यता, परम सत्य में स्थिर रहना, जैसे विचार मन में ही वैसा प्रमाणिक बातें वाणी से बोलना, कि आप जैसा मन में विचार रहते हो ऐसा ही बाहर बोलो। लेकिन आजकल क्या हो गए, लोग मुंह मियां मिठू हो गए। जैसे सामने से कहेंगे अरे गुरुजी आप जैसा तो कोई गुरु हो ही नहीं सकता, पीछे से कहेंगे टली वाला बड़ा 1 महीने परेशान करा उसने, हाँ बड़ा गुरु बन के घूम रहा था। ऐसे बहुत लोग आते हैं। एक दिन मैंने ऐसे ही माइक ऑफ कर दिया, वीडियो ऑफ कर दी, और वीडियो ऑफ करने के बाद मैं बैठ गया। उसमें एक लड़की बोलती यार सर कुछ ओवर एजुकेशन नहीं देते हैं कि ज्यादा पढ़ाने का काम नहीं करते हैं सर। तो वो कह रहे कि क्या हुआ, देखो अभी बता रहे हैं, इतना प्रवचन दे रहे हैं, ये कोई काम का थोड़ी ना है, हमारा प्रैक्टिकल कराए, हम प्रैक्टिकल सीखने आए यहाँ पर, ये तो ज्ञान दे रहे हैं। तो वहाँ पे 2-3 लोगों ने डांटा कि मूर्ख कहीं की, ऐसा क्यों बोल रही है तू? कहेगी और क्या, मेरा हक है, मैं बोल सकती हूँ, मैंने फीस नहीं दी क्या? तो मैंने कहा चलो भाई ये भी अच्छी बात है। तो उसके बाद उनकी बात शांत हुई तो मैंने माइक ऑन कर लिया। तो कह रहे कि अरे गुरुजी आगे, गुरुजी आगे। वो खुद ही बोली गुरुजी आगे, गुरुजी आगे। गुरुजी हमारा ये टॉपिक और रह गया, बस इसके बारे में और बता दो, समाधि का मतलब क्या होता है? तो बेटा तुम्हें तो समाधि प्राप्त हो चुकी है, तुम क्यों समाधि के बारे में जान रहे है ना? तो ऐसा नहीं कि भाई मन में कुछ और है, और आप हमेशा सच कैसे बोलो कि मुंह पर तारीफ नहीं और पीछे बुराई नहीं होनी चाहिए इंसान। अब आप खुद बता दो, मेरे पीछे से बुराई कर रही है और आते ही गुरुजी गुरुजी लगी हुई है ना, गुरुजी आप ही हो, आपकी वजह से तो हमारे जीवन में रोशनी आ गई, खूब बड़ी बड़ी बातें आती। और जैसी उस दिन हुआ क्या कि मेरे सिर में दर्द था, मैंने कहा कि मैं अभी आता हूँ। मैंने माइक ऑफ करा, वीडियो ऑफ करी, थोड़ा सा मैं लेट गया शवासन में,
शवासन में लेट गया तो वो भाई पीछे से बोलना शुरू हो गई। अब वापस फिर जैसे ही 2-3 मिनट उन्होंने बातें की, कह रहे कि सर आ गए तो सुन लेंगे, तो कह रहे कि अरे सर तो गए हुए हैं ना अभी, वो सुन तो 2-3 मिनट तो लगती है, इसलिए मैंने तुम्हें बोला है। तो ऐसे भी बोलते हैं बच्चे, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई कमी है, आपको लगता है कि आप किसी चीज से असंतुष्ट हैं, तो प्रेम से सर प्लीज हमें ये चीज समझ नहीं आ रही, कृपा करके हमें बता दीजिए, या फिर हमारा प्रैक्टिकल थोड़ा ज्यादा करा दो ताकि हमारा कुछ लाभ हो जाए। पीछे से बोलकर उस लड़की ने अपना सम्मान बढ़ाया या गिराया? और जब हम पीछे से किसी की चुगली करते भी है ना, झूठ बोलते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो फलित नहीं होता, कहीं ना कहीं घूमकर आपके पास जाता ही है। उसमें महानुभाव कुछ सच्चे भक्त भी थे हमारे, उन्होंने बाद में बताया कि जी ये तो हमारे को परेशान करती रहती है, फोन करके भी ऐसी बोलती रहती है, ये तो सिखाया नहीं, वो तो किया नहीं, ऐसे तो किया नहीं। चलो कोई बात नहीं, आप ध्यान रखो। हमारी क्लास में हुआ है क्या सर ये? नहीं, आपकी क्लास में नहीं हुआ, आपकी क्लास में मैंने कुछ नहीं सुना अभी तक। तो इसीलिए सर हमको, हमारी तो क्लास में कोई बातें नहीं करता सर ये वाली। नहीं देखो, वो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कक्षा का। अब आप अपनी कक्षा में क्यों पूछ रहे हो? आप लोगों ने बातें की हैं मेरे बारे में? हमारी क्लास हो रही है सर, इसीलिए पूछ रही हूँ, हम लोग कोई बातें नहीं करते हैं। एक नॉर्मल बता, सच का मतलब सच बोलो, सच सबको अच्छा लगता है, लेकिन दूर भाषा से, ठीक है? सच का पालन करने से आदमी विश्वास मतलब कि कॉन्फिडेंस में आता है, और झूठ बोलता रहेगा ना, वो हमेशा बचता रहेगा, पीछे भागता रहेगा, ठीक है? इस प्रकार हमारी क्लास में सब ज्यादा से ज्यादा सीखना चाह रहे हैं सभी। नहीं, अच्छी बात है, सीखना चाह रहे तो तभी तो सिखा पा रहे हैं। इतने दिनों में जो आप लोगों ने सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, आसन, प्राणायाम, षटकर्म, सूर्य नमस्कार, जब सारी चीजें सीखी है तो कैसे सीखी है? सीखना चाहते हो तभी तो। आप सीखना ही ना चाहो, रोज आकर मैं यहाँ पर ढोल बजा के चला जाऊं तो कोई फायदा होगा नहीं ना? तो ऐसे ही है। उसके बाद आ गया अस्तेय। अस्तेय मतलब क्या होता है? चोरी ना करना, कि हमें किसी भी प्रकार की कोई चोरी या अर्थात चोर प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए, कि कभी भी चोरी करने से आपके मन को ना हमेशा मन कलुषित ही रहेगा, मन आपका कभी प्रसन्न नहीं रहेगा। इसलिए आपको हमेशा चोरी से बचना चाहिए, झूठ से बचना चाहिए, मक्कारी से बचना चाहिए, काम चोरी से बचना चाहिए, ठीक है? ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्मचर्य के प्रतिष्ठित हो जाने पर वीर्य सामर्थ्य का लाभ होता है। ब्रह्मचर्य के दो अर्थ होते हैं, चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर कर लेना, और दूसरा सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना। हम लोग क्या होते हैं कि हम वासना जाल में ज्यादा फंस जाते हैं, है ना? अपनी इंद्रियों को संयम में रखते हैं, हम तुरंत ऐसा आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं कि जैसे कि अरे ये पता नहीं जीवन का कितना बड़ा लक्ष्य है जिसको हमें प्राप्त करना है। इन चीजों को छोड़कर विद्या का ज्ञान अर्जित करना, समय से पहले वासना जाल में न जाकर अपनी इंद्रियों का संयम रखते हुए शिक्षा पर ध्यान देना। आजकल छोटी उम्र में ही बच्चे गलत मानसिकताओं के शिकार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो चलचित्र देख रहे हैं। आज 5वीं क्लास का बच्चा आकर कह देता मम्मा मुझे उससे शादी करनी है। कहाँ से दिमाग आ रहा है उनका? है अभी 5वीं क्लास तुम्हारे पास नहीं हुई और तुम कह रहे मुझे उससे शादी करनी है, तो कहाँ से सीख रहे हैं ये हमारे ही समाज में तो प्रचलित हो रखा है। फिल्मों में क्या दिखाया जाता है? एक भी फिल्म बिना प्रेम विवाह के संपन्न ही नहीं होती है। उन फिल्मों में जितना प्रेम विवाह दिखाया गया आज समाज में आया नहीं आया, कि ऐसे करने से हम कोर्ट में जाएंगे, हम लड़ेंगे, लेकिन हम प्यार को जीत के रहेंगे, और जैसे वो प्यार जीत जाते हैं फिर वो चप्पल खाते हैं घर में एक दूसरे। मैं ये नहीं कहता कि ये प्रेम विवाह गलत है, लेकिन मैं कहता हूं कि प्रेम विवाह सक्सेसफुल कितना है। 100 में से 98% या 95% लोग दुखी रहते हैं। शुरुआत में तो उनका प्रेम ऐसा रहता है कि तुम्हारे लिए सितारे चांद तारे तोड़ लाऊंगा, और बाद में वो सब्जी घिया की सब्जी भी नहीं ला सकता बाजार से जाके कि मेरे पास तो पैसे है ना। उनसे सब्जी मंगाने की कह दे कि जाओ सब्जी ले आओ कुछ बना ले, कह रहे कि पहले ही बता दिया था मेरे पास तो पैसे नहीं है।
कह रहे तू तो कह रहा था चांद तारे भी तोड़ लो, लगे चांद तारे आज तक टूटे हैं क्या? तो कभी भी हमें इन मानसिक प्रवृत्तियों में नहीं घुसना है कि जिसकी वजह से हमारा जीवन नष्ट हो जाए। सबसे पहले हमें अपने जीवन पर, अपने शरीर पर ध्यान देना है। ब्रह्मचर्य काल के अंदर सिर्फ विद्या का अर्जन होना चाहिए, किसी और चीज की प्रति अपनी मानसिकता को खराब नहीं करना है। जैसे ही आप आयु में बड़े होंगे, आपका विद्या काल पूरा होगा तो आप कहीं ना कहीं सक्सेस होंगे। आज के टाइम में 20-21 साल में बच्चे बड़े अच्छी जॉब पे लग रहे हैं। आर्मी में तो 17-18 साल में चले जाते हैं। 21 साल में एक मुस्लिम लड़का IPS बना है, एक IAS लड़की बनी है 21 साल पूरा करते करते। 22 साल में तो पता नहीं कितने लोग IAS अधिकारी बन जाते हैं। तो कहां से हो रहा है? वो फोकस किस पे करते हैं? अपनी पढ़ाई पर। वो किसी वासना जाल में नहीं जाते। और जब वो कामयाब हो जाते हैं, उनके पास जॉब होती है, वो सक्सेसफुल होते हैं, तो जब भी वो अगर प्रेम विवाह भी करना चाहेंगे तो उससे क्या होगा? उनकी लाइफ रिलैक्स चलेगी। क्यों? अब पहले तो चांद तारे तोड़ने के चक्कर में पढ़ाई नहीं करी, और पढ़ाई नहीं करी तो नौकरी कहाँ मिलेगी? फिर नौकरी तो मजदूरी वाली मिलेगी। या किसी की दुकान पे जाकर हम ये कहेंगे कि अरे ये छोटू वो सामान लाना, छोटू वो वाले जूते लाना, वो वाले कपड़े लाना, तो छोटू वही काम करेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो जीवन में क्या होगा? अच्छी कामयाबी मिलेगी ना। लेकिन फिल्मों में हमारे बच्चों को बिगाड़ दिया गया है। छोटे छोटे बच्चे आज उस मानसिकता का शिकार है कि हमेशा फोन टीवी में वो फिल्में देखते हैं जिसमें हमेशा प्रेम विवाह होता है। बचाओ अपने बच्चों को, उन मानसिकताओं को दूर करो जिससे आपके बच्चों का जीवन नष्ट हो रहा है। सब माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़कर एक अच्छी सी शादी करे, अच्छा परिवार में जाए, चाहते हो ना? लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस दुनिया को दिखाने जो दुनिया बर्बाद करने वाली है। उससे बचो और जीवन में आगे बढ़ो। ठीक है? ब्रह्मचर्य में अपनी इंद्रियों पे, आंख, नाक, कान, जीभ, उपस्थ, त्वचा, इन सब पर कंट्रोल होना चाहिए। आंखें नहीं बहकनी चाहिए, है ना? कान गलत नहीं सुनने चाहिए। इंद्रियों पे संयम होना चाहिए। वासना जाल में नहीं फंसना है। समय से पहले वीर्य का ह्रास नहीं करना है। ऐसे जब आप रहोगे तब जीवन में कहीं कामयाब हो पाओगे। ठीक है? 15 साल की उम्र में कह रहे कि मेरे को तो शादी उससे करनी है, उससे करनी है, वो शादी से बर्बादी होती है, वो शादी नहीं होती। समय काल परिस्थिति को देखकर ही विवाह होना तय होता है। अगर आप समय से पहले किसी चीज में जाते हो, अगर घिया की सब्जी पकी नहीं है तो घिया खा लोगे आप लोग? दूध अच्छे से गर्म नहीं हुआ तो दूध पी लोगे? खाने आटा लगाने के बाद रोटी पकाते कि वो आटा ही सीधा डाल लो ना, अंदर पक जाएगा। जब आप ये देखो कि ये सारी चीजें नहीं होती तो बच्चा अपनी सक्सेस लाइफ से पहले विवाह करके क्यों अपने जीवन को बर्बाद करते हैं बच्चे? समझ रहे हो? तो इसलिए कि पहले आपकी परिपक्वता क्या है? सबसे पहले अपनी शिक्षा पूरी करनी, कामयाब होना, कामयाब होने के बाद अपने माता पिता के निर्देशन में। मैं कहता हूँ कि आपके बच्चे कामयाब हो जाते हैं और उसके बाद ये कहना कि मम्मी मेरे को उनसे विवाह करना है। कामयाब होने के बाद माँ मना नहीं करेगी। हाँ, तुम जेब खर्च तो मम्मी से मांग रहे हो और आके कह रहे हो कि उससे शादी करवा दो। ऐसे डंडे मारेगी जोर जोर से, पता नहीं कहाँ से लगेंगे फिर। तो हमेशा बच के रहना। ठीक है? ये हमारे यम है, 5 यम। अपरिग्रह 5वां, यानी कि ज्यादा चीजों का आग्रह न करना, है ना? स्थिर होने पर भूत, वर्तमान और भविष्य जन्मों तथा उनके प्रकार का संज्ञान होता है। ठीक है? कि आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना, दूसरों की वस्तु की इच्छा ना करना। अब होता क्या है कि जैसे भाई हमारे पास अब किसका उदाहरण दो? शिखा बैठे हैं, शिखा कहें या फिर कोई भी कहें कि अरे शिखा का देखो कितना बढ़िया घर है, मेरा भी घर ऐसा ही होना चाहिए, है ना? ये देखो मोहित की कितनी अच्छी तगड़ी बॉडी है, मेरी भी अच्छी तगड़ी बॉडी होनी चाहिए, है ना? फिर कहेंगे अरे नीतू कितनी स्मार्ट है, हम भी तो स्मार्ट होने चाहिए। तो दूसरों की बराबरी नहीं करना है ना? अरुणा देखो कितना अच्छा बोलती है, मुझे भी अच्छा बोलना है। तो ऐसे कभी बराबरी हो सकती है क्या? सब में गुण प्रधान होता है, जिसका गुण जो प्रधान है वो ठीक है। अगर आपको ऐसा करना है तो आप प्रयास करो, इच्छाएं क्यों रख रहे हो, है ना? कि किसी चीज के पीछे नहीं भागना, वो अपरिग्रह होता है। उसके बाद आगे अगला नियम।
क्या आ गया? नियम। नियम कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, नियम कहे जाते हैं। ये व्यक्तिगत नैतिकता, यानी कि ये आपके जीवन में क्या अच्छे कार्य करने चाहिए, जैसे सोच, शरीर और मन की शुद्धि, है ना, संतोष, संतुष्टि और प्रसन्नता, प्रसन्न रहना, यानी कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो मिल गया उसमें खुश रहना सीखो। आजकल क्या होते हैं, अरे मुझे भी अंबानी बनना है? काम टायर पंचर लगाने का काम कर रहे हो और सोच रहे हो अंबानी बनना है। पढ़ाई करो, किसी चीज में प्रतिभागिता दिखाओ, आगे बढ़ने का प्रयास करो। ये अंबानी बनने के ख्वाब अच्छी बात है, लेकिन ख्वाब रखने के बाद परेशान नहीं होना है। समझ रहे हो कि मेरा अगर सामने वाला मटर पनीर खा रहा है, मुझे भी मटर पनीर खाना है, और 1 महीने तक आप खा नहीं सकते, तो क्या वो इच्छा रखना सही है? आप एक काम कर सकते हैं कि आप दुकान पर जाओ, दुकान पर जाने के बाद पनीर लेकर आओ, पनीर लाने के बाद सब्जी बनाओ, उसके बाद खाओ तो मिलेगा ना। तो उसके लिए क्या करना है? तप करना है। क्या करना है? तप, मेहनत, कि संतोष रखना है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। उसके बाद आपको क्या रखना है? तप करना है, स्वयं से अनुशासित रहना है, कि खुद को अनुशासित, डिसिप्लिन में, कि मैं वो कैसे हासिल कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको हमेशा मतलब कि कर्मठ व्यक्ति के साथ रहकर या खुद कर्मठ बन के ये हासिल हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। स्वाध्याय, स्वाध्याय, खुद को जानना, आत्मचिंतन करना कि मैं हूं क्या, क्या मैं कैपेबल हूं, क्या मैं एक अच्छा रतन टाटा की तरह या अंबानी की तरह बिजनेसमैन बन सकता हूं? अगर बन सकता हूं तो कैसे? क्या मेरे पास नॉलेज है? क्या मैं मेहनत कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? इन सारी चीजों पर फोकस करना। उसके बाद क्या आया? ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि जब हमारी मेहनत कामयाब होती है तो हम कहते हैं कि तुझे पता है कितनी मेहनत करनी पड़ी मुझे, दिन रात एक कर दिया था तब जाके मुझे कामयाबी हासिल हुई है। और कुछ गलत होता है, अरे भगवान मेरे लिए तो कुछ कभी करता ही नहीं है, हमेशा दूसरों का भला करता रहता है, मेरा तो कुछ करता भी नहीं है भगवान। ऐसे बोलते हैं ना कि भगवान ने मेरे तो पीछे पता नहीं कौन से राक्षस लगा रखे हैं, और देखो दूसरों का क्या लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और हम क्या। तो भगवान को दोष नहीं देना। आप जब कामयाब होते तो भगवान को भूल जाते, और जिस दिन कुछ कामयाबी में कमी आती तो उस दिन आपको भगवान याद आ जाता है कि आपने ऐसे क्यों कर दिया। कि जो हम कार्य कर रहे हैं और जो कार्य हो रहा है वो उसकी मंजूरी से हो रहा है, और उसकी मंजूरी से ही सब काम होंगे। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति समर्पित होते हुए स्वाध्याय करो। स्वाध्याय अच्छा होगा तो तप भी अच्छा कर पाओगे, और तप अच्छा होगा तो आत्म संतुष्टि भी मिलेगी। आत्म संतुष्टि होगी तो मानसिक विचार भी रिलैक्स रहेंगे, हमें मानसिक तनाव नहीं होगा, और मानसिक तनाव नहीं होगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा, शुद्ध रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। उसके बाद आ गया आसन। योगासनों द्वारा शारीरिक नियंत्रण। आसन शरीर को साधने का तरीका है। महर्षि पतंजलि जी ने स्थिर तथा सुखपूर्वक बैठने की क्रिया, आसन तो मैंने बताया था ना आप लोगों को, स्थिर सुखम आसनम, है ना, कि स्थिर रहते हुए सुख की अनुभूति करना, वो आसन कहलाता है। उन आसनों के द्वारा ही हम अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं। तो आसनों का कहाँ कहाँ पर दिया गया वर्णन? हठ योग प्रदीपिका घेरन संहिता, है ना, योग शिखोपनिषद, हठ रत्नावली, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हर एक जगह आसनों का वर्णन दिया गया। उसके बाद आ गया प्राणायाम। प्राणायाम का मुख्य लेख क्या है? प्राणायाम तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम, यानी कि तस्मिन् सति, उसके सिद्ध हो जाने के बाद, किस, उस आसन के सिद्ध हो जाने के बाद, जिस समय यहाँ बैठा हूँ प्राणायाम कर रहा हूँ, प्राणायाम करते करते हम क्या करते हैं? झुक जाते हैं, फिर हाथ बदल लेते हैं, फिर ऐसे हाथ रख के करते हैं, फिर पैरों को खोल के करते हैं, फिर हाथ ऐसे रखते हैं। ये क्या है? अस्थिरता है। जब तक आसन सिद्ध नहीं होगा, एक स्थिति में नहीं आएंगे, तब तक हम प्राणायाम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उस आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास प्रश्वास, श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्राणायाम बोलते हैं। ठीक है, तो प्राणायाम 3 विधि से किया जाता है।
कि एक पूरक, एक कुंभक और एक रेचक। पूरक मतलब इनहेल श्वास लेना, कुंभक मतलब श्वास रोकना और रेचक मतलब श्वास छोड़ना। ठीक है, श्वास लेना, रोकना और छोड़ना, इस प्रकार से प्राणायाम किया जाता है। तो पूरक का मतलब क्या है? श्वास लेना, इनहेल। कुंभक मतलब श्वास रोकना, होल्ड। रेचक मतलब श्वास छोड़ना, एक्सेल। ठीक है, ये हमारा प्राणायाम है। इससे कि प्राण शक्ति को मजबूत किया जाता है। योग की यथेष्ट भूमिका के लिए नाड़ी शोधन और उनके जागरण के लिए किए जाने वाला श्वास और प्रश्वास का नियमन प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम मन की चंचलता और विशुद्धता पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत ही सहायक है। ठीक है, उसके बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब जो इंद्रियां हैं, बाहरी विषयों से छोड़कर अंदर की तरफ अपनी इंद्रियों को संयम में रखना, कि बार बार बाहर के विषयों पे न जाकर इंद्रियों को एकत्रित करने का काम करना। कभी तो हमारे कान कुछ सुन रहे, कभी हमारी आंखें कुछ देख रही है, कभी हम कुछ दुर्गंध सुन रहे, कभी हम कोई स्वाद ले रहे हैं, है ना। कभी हम किसी न किसी ऐसी आकर्षण के केंद्र में फंस जाते जिससे कि हमारा मन फिर खराब रहता है। तो ऐसी चीजों से हमें दूर रहकर एकत्रित होना है। क्यों? क्योंकि प्रत्याहार करने से क्या होगा? धारणा की स्थिति बनेगी। क्या? देश बंधस चित्तस्य धारणा। देश बंधस से यानी कि जो बाहर की जितनी भी एक्टिविटी है उनसे अपने चित्त को किसी एक रूप में धारण करने का प्रयास करना। जैसे कि मेरा मन कभी इधर भटक रहा, कभी उधर भटक रहा, उसको किसी न किसी अपने चित्त को एक जगह धारण करके जब रुक जाते हैं, रोकने का प्रयास करना है। यानी कि बार बार मन हटेगा, फिर लगेगा, फिर हटेगा, फिर लगेगा, उसको क्या बोलते हैं? धारणा बोलते हैं। और जैसे ही मन हटता लगता है और एक जगह आकर लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ध्यान का रूप कहते हैं। तत्र प्रत्येक तानता ध्यान, कि लगातार एक ही जगह तानते हुए अपनी स्थिति को बनाए रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ध्यान बोलते हैं। यानी कि ध्यान से पहले का रूप क्या होगा? पहले मन एक बार तो इधर जाएगा, फिर वापस इधर आ जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर यानी कि हम कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब कंट्रोल हो जाएगा तो अपने आप क्या हो जाएगा? आपका ध्यान हो जाएगा। और ध्यान के बाद क्या होती है? समाधि। यह चित्त की वह अवस्था है जिसमें चित्त देह वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है। यानी कि ध्यान मतलब कि एक जगह रुकना और लंबे समय तक उसी स्थिति में रुके रहने को क्या बोलेंगे? आगे जाकर वो किस रूप में बदल जाएगी? समाधि के रूप में बदल जाएगी। तो ये हमारे क्या है? अष्टांग योग है, जिससे हमारा जीवन बहुत ही प्रफुल्लित होता है। तो अष्टांग योग दो तरीके से बताया गया है। जैसे कि अष्टांग योग को दूसरा नाम क्या दिया गया है? राजयोग। आप लोगों ने राजयोग के बारे में सुना है कि जैसे शिखा की कुंडली में राजयोग कर गई। अरे वाह, देखो खुश हो गई राजयोग के नाम से, है ना। तो राजयोग मतलब बेटा क्या होता है? शिखा, राजयोग। जी सर, राजयोग आपने अभी बताया ना अष्टांग योग। हाँ, लेकिन हमारी पाखंड वाली दुनिया में कैसा राजयोग है? शारीरिक सुख, मानसिक सुख, फिजिकल सुख और फाइनेंशियली सुख। हाँ, उसको हम राजयोग मानते हैं। कि कोई भी पंडित के पास अपनी कुंडली लिखा, अरे बेटी की जीवन की कुंडली में तो बड़ा राजयोग लिखा हुआ है, अरे बड़े घर में जाएगी, देखो ना क्या होगा। पर एक कमी है, हर सर्वदोष की पूजा करानी पड़ेगी, नहीं तो हमेशा बाधा ही बाधा रहेगी, है ना। वो लोगों को पाखंड बनाते हैं। आप ये बताओ कि आपके यम और नियम अच्छे हो, आपका कार्य अच्छा हो, है ना, आपका शरीर अच्छा हो, आपका मन अच्छा हो, आपकी बुद्धि स्थिर हो, तो क्या जीवन में राजयोग प्राप्त नहीं होगा? है ना। असली सुख क्या है? पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका शरीर निरोगी है, अब अंबानी का बेटा इतना बीमार रहता है, कितने पैसे का क्या कर लेगा वो? Exactly. इतने हजारों करोड़ों अरबों का मालिक होते हुए, लेकिन वो कर क्या लेगा? कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक मोहित अगर अपना रोज सुबह शाम अच्छा व्यायाम कर रहा है और अच्छा भोजन कर रहा है, और भगवान ने आजीविका ऐसी दे दी कि जिससे हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं, खा सकते हैं, लग्जरी लाइफ का करोगे क्या? लग्जरी लाइफ खुद के लिए नहीं होती, दूसरों को दिखाने के लिए होती है। चलो आज फॉर्च्यूनर लेके आते हैं। किसके लिए फॉर्च्यूनर? खुद के लिए। बैठना तो वही 4-5 लोगों को ही है। वो तो हम ऑल्टो में भी बैठ जाएंगे, वैगनार में बैठ जाएंगे, छोटी से छोटी गाड़ी में बैठ जाएंगे। अभी फॉर्च्यूनर में भी 5 लोग बैठते हैं।
अभी एक बजाज ने एक कार लॉन्च की है, 2 सीट आगे और 3 लोगों की, मतलब कि 2 लोग बैठ सकते हैं, अगर अच्छे से बैठे तो 5 लोग आराम से जा सकते हैं कहीं पे भी। बिल्कुल छोटी सी डिब्बा सी कार लॉन्च की। तो कहने का तात्पर्य है कि बैठकर तो गाड़ी में जा रहे हैं, लेकिन वो जो दिखाने वाला होता है कि मेरे पास सफारी है, मेरे पास फॉर्च्यूनर है, ऑडी है, जैगुआर है, ये ओवर थिंक वाली सोच होती है कि हमें भी उसके बराबर दिखाना है कि हमने भी आज जैगुआर खरीद ली है ना। उस पैसे का दान कर सकते हो, सम्मान कर सकते हो, बच्चों की शिक्षा पे लगा सकते हो। आपके बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पढ़ नहीं पाते, ऐसी जगह आप पैसे का दान करो जिससे कि आपको मानसिक और शारीरिक सुख प्राप्त हो, है ना। हम लोग करते क्या है, दूसरों से लूट लूट कर लाते हैं और फिर अपने बच्चों का भला करने की कोशिश करते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे ही परिवार में कहीं ना कहीं निकलता है फिर। ठीक है सर एक एग्जांपल मैं देती हूँ। हाँ दे दो। अभी क्या हुआ, मेरी एक क्लोज फ्रेंड है, एक्चुअली वो होम मिनिस्ट्री में है, जहाँ अपना ऑफिस है ना, आप लोग का इंस्टीट्यूट है अशोक रोड में, उसका भी वही ऑफिस है, होम मिनिस्ट्री का है ना ऑफिस, वहाँ पे ऑफिसर है, क्लोज फ्रेंड है मेरी। उसके भी 2 किड्स हैं, बच्चे हैं। उसका क्या कहना रहता है, हर महीने गोल्ड लेके आती है, उसका रूटीन ही है, मतलब अच्छा खासा जॉब करती है, हस्बैंड भी जॉब में है, गोल्ड लेके आएगी, मेरे को बताया कि सिखा, मैंने इतना गोल्ड लिया, सिखा। क्लोज फ्रेंड है सर, सब कुछ मतलब मेरे से शेयर करती है। तो मैंने अपने हस्बैंड से यही चीज़ बताई कि सर मतलब इनसे बताया कि वो हर महीने गोल्ड लेके आती है और मेरे को बताती है। तो उसके बच्चे छोटे, मेरे बच्चे तो एक 11 ईयर्स का है, बेटी मेरी 7 साल की है। तो मेरे हस्बैंड का क्या कहना है, उसको एक बार जाके बोलना कि वो साल भर में कितना गोल्ड खरीदती होगी, 5 लाख 6 लाख, उतना ही गोल्ड का मैं अपने बच्चों की फीस भरता हूँ एक्चुअली, क्योंकि अपने एजुकेशन में आप दे रहे हो, सबका अपना एक पर्सपेक्टिव रहता है ना सर, आप क्या शॉपिंग कर रहे हो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब अपने बच्चों के एजुकेशन में दे रहा हूँ, वो मेरे लिए प्रायोरिटीज है। कल कितना भी गोल्ड आप बना लो, अगर आपके बच्चे अच्छे नहीं हैं, आप उसको एजुकेट नहीं कर रहे हो, तो कहीं वर्थ नहीं होने वाला। तो मैं उसको बोली यार कल्पना, एक्चुअली मैं अपने मतलब मेरे बच्चे डीपीएस में जाते हैं, यहाँ की टॉप स्कूल है सर, 2 बच्चे हैं, उनका एजुकेशन अच्छा है, फिर उनका हर चीज़ उसी लेवल का चलता है ना। तो फिर मैं बोली ये भी सही है, आप बच्चों को एडुकेट कर दो, बाकी तो जो है वो कर ही लेंगे। तो सबका अपना देखने का नजरिया होता है। मेरे हस्बैंड पढ़े हैं, आज एक अच्छे जॉब में है, रिस्पेक्टिव जॉब में, तो उनको वो चीज़ वर्थ लगता है कि हाँ मैं यहाँ एक्सपेंस कर रहा हूँ, पहले मैं अपने बच्चों को पढ़ा दूँ, फिर उनका फ्यूचर ऑलरेडी सेट है। गोल्ड वोल्ड तो आते जाते रहता है, ये भी सही है। तो फिर वही है, मैं अपने आप को थोड़ा सा, मतलब लेडीज में होता है ना ये चीज़, तो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना और सही वे में अपना डायरेक्शन रखना, वो भी एक मतलब बहुत जरूरी पॉइंट रहता है। और सर जितना ये भी है सर, मेरा जैसे अभी घर बना हुआ है, हम लोग अभी मतलब लास्ट ईयर ही अपना मतलब घर बनवाए हैं, तो जितना वो बोलते जितनी उसकी सैलरी है उसका हाफ मैं अपने हाउस की ईएमआई दे देता हूँ। वो भी एक, क्योंकि सेविंग है, घर जरूरी है, जिसमें आप रह रहे हो, एक फ्यूचर इन्वेस्ट कर दिया, तो सबका अपना अपना रहता है। अरे ठीक है भाई, तो गोल्ड ले, मैं अपना मनी सही जगह इन्वेस्ट कर रही हूँ। ये तो चलो आपने गोल्ड की बात बताई है। मैं एक ऐसे ही महिला को योग अभ्यास कराता था पर्सनली, वो मुझे बुलाती थी, अच्छा पे करती थी, 25,000 मंडे टू फ्राइडे, एक सेशन होता था 50 मिनट का, वो मुझे देती थी पर मंथ जी। तो उसने अपनी फ्रेंड को बताया ऐसे ही कि सीखा, मैं ऐसे ऐसे एक शिक्षक आते हैं, बढ़िया योगा कराते हैं, और मैं उसको 25,000 रुपये पे करती हूँ। फिर कि अच्छा लो तुम्हारी, तो फिर कि उनका नंबर मुझे भी दे दो, मैं भी करूँगी। तो उसका फोन आया, कह रहे कि मैं गुरुजी आपको 35,000 रुपये दूंगी, आप मेरे पास भी आ जाओ, सिर्फ किसमें दिखाने के लिए कि मैं भी योगा करूंगी, तुम्हारे से ज्यादा फीस दे के करूंगी। तो बहुत कंपटीशन है, कंपटीशन ही, जेलस ज्यादा है, सो कंपटीशन नहीं कहेंगे, जेलस ज्यादा है। अब वो तो कमा के नहीं ला रही है, वो कमाने वाला तो बेचारा, वो जो सुबह टिफिन उठा के चला जाता है और रात को आता है, वो उसको पता है। अरे मैं 35,000, और आप जो बोलोगे वो मैं करूंगी, मैं सीखूंगी अच्छे से, मुझे भी फिट होना है, मुझे भी स्लिम होना है। मैंने कहा धन्यवाद देवी, आपका, आपको स्लिम होने में आपका पैसा काम आएगा। तो पैसे को देखकर मैं कभी किसी को कराने नहीं गया। वो मेरे कम से कम 4-5 महीने उनकी मदर मेरे से रिक्वेस्ट करती रही, तब जाके मैंने, 26 ईयर की लड़की थी जिसको मैंने स्टार्ट किया था, बहुत रिच है, बसंतपुर में कम से कम होगा 10 से 12 बीघे में तो उनका वो है घर है, 20 गाड़ियां खड़ी है, और एक भी गाड़ी क्या कहते हैं उसकी नहीं है,
छोटी गाड़ी नहीं, सारी कोई BMW है, ऑडी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जैगुआर है, लग्जरी फॉर्च्यूनर है, पता नहीं क्या क्या गाड़ियां खड़ी हैं। जब मैं जाता हूँ तो गेट से गार्ड अंदर तक छोड़ता है, फिर एक बाउंसर मुझे अंदर लेकर जाता है, फिर उसकी पर्सनल गार्ड आती है, मतलब कि वो जो असिस्टेंट होती है वो मुझे अंदर ले जाके छोड़ती है, तब मैं उसको योगा कराता हूँ। ऐसा था। तो अभी 1 महीने से तो मैंने छोड़ दिया। वो प्रेग्नेंट थी, उसको प्रेगनेंसी का योगा, प्रेगनेंसी से पहले क्या योगा करना वो सारी मैं कराता था उसको, क्योंकि वो उनके घर वालों ने ऐसा प्रेशर डाला कि 26 ईयर में उसका IVF करा दिया उन्होंने, और वो सक्सेस नहीं हो पाया। सक्सेस नहीं हो पाया तो ऐसा शरीर हो गया उसका, बिल्कुल मोटी होगी, मेंटल डिस्टर्ब होगी कि मेरे घर वालों ने ऐसा क्या, बच्चे के चक्कर में। उनकी यूट्रस का साइज छोटा था। मैं गया स्टार्टिंग में, मैंने कहा कि चिंता मत करो, सिर पे हाथ रखा, उसको थोड़ा खुश किया, संतुष्ट किया। रो रही थी कि सर मैं तो गलत जगह फंस गई। मैं कह रहा कि वहाँ जाओ, घर पे नहीं करो, आप वहाँ करो, थोड़ा अच्छे से मन खुश होगा। कह रहे कि सर मैं यहाँ से जा नहीं सकती। उसने बोला कि जिम उसका वहीं पर बनवा दिया कि हमारी बहू घर से बाहर नहीं जाएगी, योगा टीचर वहाँ जाएगा। फिर उसकी मदर यहाँ पे सीखने आई थी इंस्टीट्यूट। उसने मुझे देखा, वो मेरे पैरों में बैठकर रोने लगी, कह रहे गुरुजी मेरी बेटी के लिए आ जाओ आप। तो उस क्लास में सब लोगों ने बोला गुरुजी आप चले जाओ। कह रहे गुरुजी जो पैसा बोलोगे मैं दे दूंगी, बस आप आ जाओ। गया, 8-9 महीने उसने प्रैक्टिस की, कोई IVF की जरूरत नहीं पड़ी, नॉर्मल बच्चा कंसीव हुआ उसका। अब वो पिछले महीने उसकी डिलीवरी हो गई है, बच्चा हो गया है। मैंने ये भी नहीं पूछा कि क्या कहते हैं, क्या हुआ, लड़का हुआ या लड़की हुई, क्योंकि उनका ये था कि 4 दिन पहले कह रहे कि सर हमारी डिलीवरी 1 तारीख की है, तो सर आप रहने दो। इतने टाइम तक उसने योग अभ्यास मेरे से किया। 4 टीचर मेरे बाद उन्होंने बदले थे, मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मेरी भी बेटी हुई थी। 4 टीचर बदले, चारों टीचर बदलने के बाद उस लड़की ने बोला कि अगर योगा आप मेरे से कराना चाहते हो तो गुरुजी को बुला लो, तभी करूंगी, नहीं तो मैं किसी से योगा नहीं करूंगी। वो पैसे दे रही थी, पैसे तो मुझे भी मिल रहे थे, ऐसा नहीं है। सेशन मुझे 25-30 हजार के आराम से पर मंथ मिल जाते हैं। मैं 2 सेशन या 3 सेशन लेता हूँ पर्सनली, मेरा इतना अर्न हो जाता है कि पैसा आ जाता है। लेकिन मैं एक कल्याण की भावना से, एक बेटी की भावना से गया था कि छोटी लड़की है, परेशान है, डिस्टर्ब है, मेंटल डिस्टर्ब है, वो खुश है। खुश है तो मैंने भी नहीं पूछा, उसने भी अभी तक ये नहीं बताया कि सर क्या हुआ क्या नहीं। हाँ, अब वो जरूर करेगी फोन कि गुरुजी अब मैं दोबारा से शुरू करना चाहती हूँ, अब जैसे पहले थी मुझे वैसा फिट कर दो, फिर बुलाएगी। तो कहने का मतलब है कि ये जो कंपटीशन है ना नारी शक्ति का, वो सिर्फ एक दूसरे से ऊपर बढ़ने का है, आत्मसंतुष्टि का नहीं है। और जब तक आपकी आत्मसंतुष्टि नहीं होगी जीवन में, आप कभी सफल नहीं हो सकते। दिखावा मत करो जिंदगी में। पैसा सबके पास होता है, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा। हम यहाँ योग शिक्षक हूँ, कॉन्ट्रेक्चुअल जो आपने होम मिनिस्ट्री का नाम बताया, पिछली बार मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा था परमानेंट के लिए। मेरी अच्छी परफॉर्मेंस थी, सारी चीज थी। मेरे बराबर में बैठे हुए एक लड़की को सामने एग्जामिनर ने बोला कि गेट आउट, यू आर डिस्क्वालीफाइड, 20 मिनट लेट हो, मैं तुम्हारा एग्जाम नहीं लूंगा। वो उठ के चला भी गया। उठ के चला गया तो बड़ा कॉन्फिडेंस में मुझे लगा कि मैं बाहर जाके बोला, मैंने कहा तू गया क्यों नहीं यार, सॉरी बोल देता। बोला कि अरे क्या सॉरी बोलना, जब उसने भगा दिया तो भगा ही दिया। तो मेरे को मन में तसल्ली हुई, क्योंकि परफॉर्मेंस हमारी दोनों की टक्कर की थी। लेकिन मेरा टीचिंग अच्छा चला गया, प्रैक्टिकल उसका खराब हो गया। लेकिन एंड वक्त पे जब सिलेक्शन हुआ तो उसी लड़के का सिलेक्शन हुआ। इसकी सिफारिश होम मिनिस्ट्री से आई थी। होम मिनिस्ट्री से किसी बढ़िया अधिकारी की सिफारिश आई और उसका सिलेक्शन हो गया। अब वो अपना बढ़िया लग्जरी गाड़ी लेके आता है, ग्रैंड विटारा चलाता हुआ आता है। बोला कि भाई तेरी गाड़ी का, मैंने बोला मैंने बेच दी। क्यों बेच दी? मैंने कहा जरूरत नहीं थी। मैंने कॉन्ट्रैक्चुअल में ले ली, वो परमानेंट होने के बाद गाड़ी ले रहा था। फिर बोले कि अब कौन सी लेगा? मैंने कहा पता नहीं कौन सी लूंगा, अब जब बच्चे बड़े होंगे तब लूंगा, अभी मेरे को जरूरत ही नहीं है। क्यों मैं लग्जरी लाइफ जीऊं? क्या पता उस पैसे का आगे कुछ अच्छा उपयोग हो जाए। अब मैं सोच रहा हूँ कि प्रॉपर्टी ले लूं।
मेरा घर है 200 गज में, अब मेरे बराबर वाला घर खाली हो रहा है, उससे बराबर का 200 गज का और खाली पड़ा है, तो मैं उन दोनों को लेने की सोच रहा हूँ। तो जितनी की उसने गाड़ी ली है उसमें 15 लाख और मिला के किलोमीटर से 17-18 की आती है, मैं 30 लाख में दोनों प्रॉपर्टी अगर अपने घर में ले लो तो मेरा घर 500 गज में हो जाएगा। तो वो लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, गाड़ी 15 साल बाद चाहे कुछ भी हो जाओ, कितनी भी प्यारी हो वो जाएगी। 15 साल बाद नहीं, शोरूम से निकलने के बाद हाफ हो जाती है हाँ, गाड़ी। तो अब वो प्रॉपर्टी अगर मैं ले लूंगा तो मेरा घर तो 500 गज के लगभग हो गया ना, तो मेरे बच्चे अंदर ही क्रिकेट खेल लेंगे उसमें, ऐसा घर हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें ना उन चीजों पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो लाइफ में हमारे साथ खड़ी हो, और वो अगर इस उम्र में मैं अगर उस प्रॉपर्टी को कर लेता हूँ, जो मैंने पहला घर लिया वो भी मैंने परमात्मा की दया से जॉब लगने के बाद मेरे एक दोस्त ने गाड़ी ली थी, मैंने अपना घर लिया था, 170 के समथिंग था, उसमें 20 गज और मिल गया तो 200 के लगभग हो गया। एक जगह साइड में थी, वो भी मैंने 1-2 लाख रुपए देकर कर ली थी। अब वो गाड़ी उसकी जा चुकी है, दूसरी गाड़ी वो ले चुका है, फ्लैट में रहते हैं वो यहाँ पर कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास। मेरा अपना गांव में घर है, जब वो आते हैं घर में बैठ के कहते हैं कि भाई खुली हवा में मजा आता है। आधे घर में मेरा घर बना हुआ है, बाहर ओपन बरामदा है। तो ऐसे में वही बात है कि हम जो जिंदगी में जी रहे हैं ना, वो राजयोग नहीं है। राजयोग है आत्मसंतुष्टि, जीवन की उपलब्धि, जीवन में खुश कैसे रह सकते हैं, बच्चों को कैसे कामयाब कर सकते हैं, है ना। पहले खुद का कामयाब होना और फिर बच्चों की कामयाबी को देखना, तो उससे जीवन में अपने आप आपको सफलता प्राप्त होगी और आप कुछ अच्छा कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा अष्टांग योग था। तो राजयोग या अष्टांग योग को ही राजयोग कहा गया, और राजयोग हमारे जीवन की मेहनत है, तब जाके राजयोग प्राप्त होता है। जीवन में जब हम एक वो आखिरी क्षण में जाते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि हमने लाइफ में किया क्या, तो हमें लगता है कि मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने मेहनत की, माता पिता के पैसे पे नहीं रहे। तो बच्चों को भी कभी भी आप आगे जाओ ना, तो उनको पैसे का वो मत दिखाना कि बेटा तेरे पापा के पास बहुत पैसा है चिंता मत कर, नहीं बेटा मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। जिस दिन वो कामयाब हो जाए उनके लिए कोई अच्छी सी गिफ्ट दो, तब दिखाओ कि पापा के पास पैसा है, ताकि उनके पास पैसे की कदर रहे। ये ना हो कि आज वो पापा का सारा पैसा बर्बाद कर दे और आगे जब वो कमाए तो कहें तुमने तो हमारे टाइम पे पैसा उड़ा दिया, हम नहीं उड़ाएंगे, हम तो सेविंग करेंगे। बच्चे ही माता पिता को गलत ठहरा देते हैं। तो बच्चों की जरूरतें पूरी करो, उनकी इच्छाएं पूरी मत करो। एक दिन मैंने पहले भी बोला था, है ना। तो ये राजयोग है जीवन का, इसी को ये अष्टांग योग बोलते हैं। और इसमें आसन, प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, ये सारी चीज बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इस हिसाब से आपको जीवन में आगे बढ़ना है। हाँ जी समीना जी, हाँ जी, जाओ 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 जाओ। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, और जो हमारा क्या कहते हैं फिर और क्या विषय था, उससे ऊपर का विषय हमारा योगिक कॉन्सेप्ट वेलनेस एंड वेलबींग करके, है ना। स्वास्थ्य अष्टांग योग जो हमने पढ़ा है, उसका कल्याण के लिए अगर योग की बात करें हम, तो उसमें क्या आएगा। तो अगर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, बुद्धि स्थिर है, तो उससे ज्यादा कल्याण और क्या करेंगे। वेलनेस वेलबींग मतलब कल्याण के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग, है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस, कि वेलनेस का क्या कॉन्सेप्ट है कि कल्याण के लिए हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो यम और नियम से अच्छा और क्या है, आसन से अच्छा क्या है, प्राणायाम से अच्छा क्या है ना। तो जीवन में इन्हीं चीजों पर हमें ध्यान देना है। उसके बाद आहार, आहार के बारे में मैंने आपको पहले बताया, आहार कैसा होना चाहिए। आहार को बताऊंगा कि डाइट एंड न्यूट्रिशन की डाइट क्या हो, वो आप सब इतने समझदार हो कि हिसाब से आहार होता है
कि भोजन को जीव की लोलुपता के अनुसार ना खाकर उसके परिणाम के अनुसार खाना चाहिए। इसका परिणाम क्या होगा? ठीक है, परिणाम क्या होगा? अगर आप मैदे वाला खाना ज्यादा खाओगे, रिफाइंड वाला ज्यादा खाना खाओगे, है ना, ऑयली फूड ज्यादा खाओगे तो क्या होगा परिणाम? और आप सात्विक भोजन खाते हो तो उससे आपके शरीर में क्या प्रभाव होगा? तो मैं तो डाइट एंड न्यूट्रिशन यही लेता हूँ कि सुबह क्या खाना चाहिए, शाम को, आप सब पता है, सब समझदार हो, है ना। तो उसमें आपका ये नहीं होना चाहिए कि सर आप पर्टिकुलरली कोई चीजें बता दो जिसको हम खाएं, नहीं खा पाओगे, है ना। आप अपने हिसाब से देखो, सुबह सुबह उठते हम मैदा खाने लग जाते हैं, ब्रेड, कहते हैं कि नहीं सर आटे के आते हैं, ब्राउन ब्रेड बनते कब है? दो दिन की बासी रोटी खा लो ना फिर आप लोग, अगर ब्रेड ही खाना है तो। कहा जाता है कि सुबह उठकर रात की बासी रोटी खाए तो आपको कभी डाइजेशन की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन हम बासी 2 दिन के बने हुए, एक्सपायरी डेट लिखी हुई है उस पे, जिस दिन बना है मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है कि आज कितनी तारीख है, आज 26 तारीख है, कब तक चलेगा? 29 तारीख तक चलेगा। क्यों? आटा 29 तक चला लेते हैं आप लोग। सुबह का आटा सुबह लगाते हो, शाम का आटा शाम को लगाते हो। चलो शाम को अगर कुछ एक्स्ट्रा लगा लिया तो सुबह अगर ऑफिस जाना है तो रोटी बना के दे देते हो, ये एक मजबूरी होगी। लेकिन ज्यादातर घरों में क्या होता है, सुबह का खाना बनना तो सुबह नया आटा लगेगा, शाम को खाना बनना तो शाम को नया आटा लगेगा। तो इससे अच्छा है कि जो रात की 2-3 रोटी बच जाती है उनको फेंकने की बजाय सुबह उसको गर्म करके, मेरे को तो बड़ा स्वाद आता है जो बासी रोटी है, सुबह उठकर उस पर लगा के घी दोनों तरफ पर रख के मक्खन और चटनी, आह, उससे अच्छा तो मुझे जन्नत ही नहीं लगती। ब्रेड से तो बेटर है। क्या? ब्रेड से तो बेटर है, वो अच्छी चीज है। लाख गुना बेटर है, लाख गुना बेटर। ब्रेड में और जो भी है प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल के अलावा कुछ नहीं है इन सब चीजों में, जो लॉन्ग लास्टिंग है, चाहे 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए। वो जो बन रहा है उसमें कुछ ना कुछ तो केमिकल है, तभी तो 5 दिन टिक रहा है। लेकिन उससे अच्छा है कि रात की रोटी को गर्म करो, घी लगाओ, दूध के साथ नहीं तो चाय के साथ ले लो। वैसे तो चाय भी नहीं लेनी चाहिए, अब मैं सुबह चाय पी रहा हूँ, 1 कप चाय तो पीता हूँ दिन में, आदत है। लेकिन अभी सत्कर्म शुरू किया है, आज 4था दिन था मेरा सत्कर्म का, सूतनीति जलनीति का। अभी इंस्टीट्यूट में आया, सब लाइन से छोले भटूरे खा रहे थे, मैंने खिचड़ी मंगा ली, खिचड़ी ले आओ। मेरे सारे स्टाफ ने बोला कि अरे नहीं ऐसे नहीं है, आज तो खा लो। मैंने कहा भाई मैं कुंजल करके आया, क्यों मेरे अंदर तेल डालो? कहने कि कल करोगे, मैंने कहा करूंगा। कितने दिन? मैंने कहा 40 दिन लगातार करूंगा। तो बोले कि कोई नहीं, आज भटूरे खा लो, हमारे कहने से खा लो, कोई नहीं, देख लो ये वो। और मैं खा भी गया मन तो मेरा भी कर रहा था, इतने दिनों बाद भटूरे देखे हैं, लेकिन पता नहीं कब खाए होंगे भटूरे। अब आज मैंने खा लिए, फिर चाय पी ली, ऊपर से गरम गरम चाय, स्वाद आया। कि वो कहां तक था? यहाँ तक स्वाद था, अंदर क्या आया? वो अंदर वो यूज कर रहे हैं। चलो हम तो समझ रहे हैं इस चीज को, लेकिन फिर भी खा लिया। लेकिन लोगों का क्या है, वो रोज ही इस लालच लोलुपता में है कि उनका खाना किसी ना किसी तरह एक चटपटा हो, तीखा हो, खट्टा हो, इन चीजों पे। तो जीव की लोलुपता के अनुसार, उसके परिणाम के अनुसार आपको खाना खाना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है, अपना लाइफ सेटल रखनी है, अनुशासित रहो, खाना वो खाओ जो आपके शरीर में पाचन युक्त हो, जो खाने के बाद पच जाए, ऐसा ना हो कि वो पड़ा रहे, ठीक है। हाँ, इस प्रकार। हाँ जी सर, जैसे जिम वगैरह जाते हैं तो बोला जाता है कि प्रोटीन ज्यादा लो, प्रोटीन डाइट में ज्यादा लो, तो सर योगा में भी वो इम्पोर्टेंट है क्या? देखो ऐसा होता है कि जो जिम में जाते हैं और वो जो प्रोटीन लेते हैं, कैसा प्रोटीन लेते हैं? एक तो घर का बना हुआ प्रोटीन और एक बाहर से आया हुआ सप्लीमेंट, कौन सा लेते हो? सर मैं तो घर की चीजें ही लेती हूँ, जैसे सप्लीमेंट नहीं। जैसे सर जैसे पनीर हुआ, अपना चना वगैरह हुआ, या फिर सीड्स वगैरह।
कहते हैं ग्रीन जो खड़ा मूंग आता है ना, उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन, हाँ, उसको रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। स्प्राउट, खड़ा मूंग आज की डेट में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड उसी में रहते हैं, वो इतना जहरीला है। हमको दिखते हैं वो चमक वाले, लेकिन हमारे घर में खेती होती है, पेस्टिसाइड जो उसमें डलता है किसी और चीज में नहीं डलते हैं। अब ये देखो, आपको बताता हूँ, इसीलिए डाइजेशन में issue। मैं बचपन से एक ग्रामीण एरिया का व्यक्ति था। बवाना, शायद सुना हो आप लोगों ने, बवाना दिल्ली। जन्म मेरा सोनीपत का है, लेकिन अभी मैं बवाना में रह रहा हूँ। हमारे घर में गाय भैंसे हैं, हम खेती भी करते हैं, हमारे धान की, चावल की भी खेती होती है, हमारे खेतों में मक्का भी होता है। जो भुट्टे आप लोग यहाँ कौन कौन करके खाते हो ना, हम वहाँ ऐसे कच्चे कच्चे खा जाते हैं, ठीक है। और सब्जी भी हमारे खेतों में होती है, बैंगन हमारे वहाँ होता है, भिंडी हमारे वहाँ होती है, घिया, तोरी, पेठा, करेले, ये सारी चीजें हमारे खेतों में होती है। अब जो दूध हो गया, जो मैं आपको बताता हूँ, आप लोग ये कहते हैं कि हमें ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए। अगर आप सात्विक भोजन में आप ये लेते हैं ना कि दूध, घी, दही, मक्खन, ज्वार, बाजरा, है ना, मक्का, गेहूं, रागी, ये हमारे लिए इनफ है। आप ये सोचते हो कि ज्यादा हम उन प्रपंचों में घुसकर अगर ये करें। मैं अपनी लाइफ का बताता हूँ कि मैं जब गुरुकुल में रहता था, बिना मिर्च मसाले वाला खाना खाता था। कोई प्याज लहसुन नहीं, कोई मिर्च नहीं, ना हरी ना लाल, कोई मिर्च नहीं होती थी। नमक, जीरा, हल्दी और तेल या घी का छौंक लगता था। उस दाल को पी के बड़ा हुआ हूँ। और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में हमारा गुरुकुल था। आज तक जब हम खेलते थे कबड्डी, उस समय हमारी टीम को कोई हराने वाला नहीं हुआ। मैं कबड्डी प्लेयर रहा हूँ और रेसलर भी रहा हूँ, 4 साल कुश्ती भी लड़ी है मैंने। दंगल में कोई हराने वाला नहीं था हमें। ऐसा शरीर, ऐसी सारी चीज खाया क्या, गुरुकुल की वही पतली दाल, रोटी, सब्जी, घी और हरी सब्जियां जो गुरुकुल में पीछे खेतों में होती थी, उसके अलावा कोई प्रोटीन नहीं लिया। प्रोटीन के चक्कर में आज के टाइम में हम वो दिखावटी चीजें खाने लग गए हैं, सप्लीमेंट लाने लग गए हैं। आप शुद्ध खाना खाओ ना। घी कौन सा खाते हो आप? घर का बना, सर गाय के दूध का। गाय के दूध का। गाय का दूध कहाँ से आता है? सर हम लोग तो गांव से आता है घी, गाय घर में है गांव में, तो वो घर का ही घी खाते हैं, या फिर यहाँ भी गाय का लेते हैं तो वो घर में वही बनाती हूँ। मेरे यहाँ भी उसका जो दूध है, सब दूध गाय का ही आता है। आजकल तो बोला जाता है कि आप मतलब एनिमल प्रोडक्ट जो भी है वो भी मत खाओ, दूध भी नहीं खाना चाहिए, वो सब। और वो डॉक्टर को दूध पीता हुआ मिल जाएगा तो, या चाय पीता हुआ मिल जाएगा तो, सिगरेट पीता हुआ मिल जाएगा तो, ड्रिंक करता हुआ मिल जाएगा तो। सब डॉक्टर्स जितने होते हैं वो 90% स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं। वो क्यों दूसरों को एडवाइस दे रहे हैं फिर? एक हमारे यहाँ काशी में सर डॉक्टर हैं, तो बिना ड्रिंक किए सर ऑपरेशन नहीं करते हैं। बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, यहाँ के महमूरगंज पे रहते हैं। और वो ग्रीन, आपके काशी में नहीं बैठे, यहाँ दिल्ली में सारे ऐसे बैठे हुए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो जो आपको एडवाइस दे रहे हैं कि एनिमल प्रोडक्ट मत लो, तो उनके बच्चों को वो दूध क्यों पिला रहे हैं? और दूध ही पिला रहे तो फिर वो अंडा खिला रहे, वो कौन सा प्रोटीन हो गया फिर उनका? आप अच्छे से दूध, घी, दही, मक्खन, छाछ लो। भाई मेरा शरीर है, भगवान की दया से हट्टा कट्टा शरीर है, दिख रहा हूँ जवान। आप हरियाणवी हो ना, आप लोग दूध, दही, छाछ में, बिल्कुल घी में पैदा होके उसी से आप लोग का अपब्रिंगिंग होता है। वो है सर हरियाणवी लोग का। जब तक मेरी एक फ्रेंड है, वो बोलती जब तक हम छाछ, दूध, दही ना ले तो हम अनाज नहीं चाहिए, लेकिन उनको ये चाहिए। 2-2 लीटर इन लोग दूध पी जाते हैं। वो स्किन उनकी, मतलब इतना स्टेमिना रहता है उनके अंदर। अब आप स्पोर्ट्स में देख, स्पोर्ट्स में नंबर 1 कौन सा स्टेट है? हरियाणा। तो वो खाते क्या है? आपको क्या लगता है? वो नॉनवेज दूध, खाते दही, हैं? घी, बिल्कुल बिल्कुल, दूध, दही, घी। खाते हैं सर, लोनी घी। सब्जी वगैरह ज्यादा बनती नहीं है, छाछ और दूध, घी वो सब खाते हैं।
आज छोले भटूरे खाए ना, छोले भटूरे में इतना घी, देसी घी मैंने उसमें डाला, कह रहे इसमें पहले से तेल है। मैंने कहा तुम तेल खाओ मत। डाइजेशन, हाँ वो घी का डाइजेशन अलग है। पर लेकिन सर जिनको शुद्ध मिल रहा है वही खा सकते हैं ना, जिनको शुद्ध नहीं मिल रहा वो कैसे खाएंगे? मंगवाओ, अब आएगा। हम तो सारी चीजें बाहर से ही सोर्स करें, हमारे तो ना खेत है ना घर में कोई गाय भैंस है। यही एक लॉस है। हम लोग जैसे जो गांव से जुड़े हुए हैं ना, आसपास विलेज है, उनके लिए बहुत प्रॉफिट है। नहीं, आजकल है कुछ जगह जहाँ एकदम प्योर चीजें मिल रही है। जहाँ प्योर मिल रहा है कि जो कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल बिलोना घी है, A2 काऊ का घी है, वो 2000 रुपए लीटर, 2500 रुपए लीटर बेच रहे हैं, फिर वो आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते ना इतना हर महीने। सही है। सुनो मैं आपको बताता हूँ, मेरी बहन के घर पे घी होता है। मेरी बहन, मेरी सगी बहन बड़ी है, माँ के बराबर है, वो मुझे 1500 रुपए केजी घी दे रही है। कहते हैं कि भाई रिश्ते अलग है। और आपको बताता हूँ 1500 तो घी लेने जा रहा हूँ, जैसे 5 किलो घी, कहते हैं भाई घी हो गया ठीक है, 15 बजे 75 तो वो हो गए। इसके बाद 500 रुपए बहन को ऊपर से मान सम्मान के भी देने पड़ते हैं, ये बहन ले ये तेरे। फिर मौसी जी होती है तो बहन की सास होती है, लो मौसी जी 100 रुपए वो हो गए। फिर बहन की जेठानियां है, लो 100 रुपए उनको हो गए। मैं तो 10,000 में होके आता हूँ, लेकिन घी खाता हूँ। पर लेकिन सर गारंटी है ना कि बहन आपको अच्छा ही दे रही होगी? हम तो बाहर कंपनियों से खरीदेंगे तो कोई गारंटी भी नहीं है। कंपनियों से खरीद रहे हो आप, घी बताओ कितना चाहिए, हम खिलाएंगे आपको घी। ये राहुल को बोलो, राहुल बताओ भाई घी घी नहीं खिलाओगे? हाँ, गांव के लड़कों से मांगो ना, आप गांव जो गांव से कनेक्ट है उनसे मांगो, घी आएगा, प्योर आएगा। मैं तो सच बता रहा हूँ। और 2-4 साल बाद मेरा तो अपना डेयरी प्रोडक्ट मैं स्टार्ट करूंगा। मैंने 2010 से लेकर 2015 तक मैंने गाय गौशाला संभाली है। 20 गायों का दूध निकाला है मैंने खुद। ये आज ये जो टी शर्टें ढीली हो रखी है ना, ऐसे मोटे मोटे हाथ थे मेरे, ये कलाई का कोई हाथ में नहीं आती, ये ऐसे मोटी कलाई थी। ये देखो हाथ में बड़े बड़े हाथ, दूध निकाल के हो रखे हैं, ये बड़े बड़े हाथ है। इतना दूध निकाला हुआ है, इतने मजबूत शरीर था मेरा। कबड्डी में ऐसा रहता था कि किसी को पकड़ के खींच लिया तो छूट नहीं पाता था, इतनी ताकत थी। तो धीरे धीरे योगा में आगे फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान दिया, स्ट्रेंथ पे ध्यान नहीं दिया। एक साथ हाथ रख के 1500 पुशअप, 2-2000 पुशअप लगाते थे। ये शरीर था उस समय। तो प्योर घी खा रहे थे तभी तो। मैंने आज तक 1% भी मांसाहार यूज नहीं किया है, कोई अंडा नहीं खाया, कोई कुछ नहीं खाया। और मैं कहता हूँ कि मैं ज्यादा जीऊंगा या मांसाहार खाने वाला वो देख लेना, तो अंडा खाने वाला वो देख लेना। सर आजकल वही है, मल्टीग्रेन सबसे बढ़िया है। मल्टी जो दालें आती हैं सब तरह की, वो अच्छा है। और आजकल सुपर फूड है, कीनुआ आ रहा है, वो भी बेस्ट है। उससे भी आपकी एनर्जी गेन होती है। हेल्दी फूड है, सुपर फूड है। मैं कहता हूँ कि हम लोग गेहूं, बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का, चावल, मल्टीग्रेन जी, ये आप लोग वहां से लो ना। आप क्या कहते हैं, आप जो मैं गाय का घी ले रहा हूँ 1500, बाबा रामदेव ले लें 700 750। कहाँ से आ रहा है भाई इतना घी? कौन सी बहन है उनकी जो सस्ते में दे रही है उनको घी? वीटा डेयरी का घी, काऊ मिल्क, काऊ घी कहाँ से आ रहा है? मेरी बहन मुझे 1500 दे रही है। मैं तो उसको जब मेरे घर आती है, मेरे घर तेरे को पैसे नहीं दूंगा। तेरे क्यों नहीं देगा? कह रही इतना महंगा घी कहती है, तेरे से पैसे मांगे मैंने, पैसे नहीं मांगती, पर क्या करूं? अब बहन के घर जा रहा हूँ, बहन का खा के मरना थोड़ी ना मुझे। और घी तो देता हूँ, मैं तो ऊपर से और 1500 रुपए खर्च करता हूँ, है ना? तो कहने का मतलब है कि लेकिन मुझे प्यार तो दे रही है ना, वो मेरे को घी तो दे रही है ना, असली घी दे रही है ना। आप लोग असली घी लोगे तो आपको भी मिलेगा, लेकिन पैसा देना पड़ेगा। समझ गए? तो आप लोग सोचते कि घी इतना महंगा क्यों है? एक खल की बोरी जो आती है ना, बिनौले की बोरी आती है, 5000 रुपए की 1 क्विंटल बोरी है, 5000 की। यस सर, जो खाते हैं जानवर, जिससे घी बनता है बिनौले से। और बिनौला किससे बनता है?
जो ये फसल होती है ना, कौन सी, बाड़ी, बाड़ी को क्या, कपास, कपास की फसल से बिनोला बनता है, वो असली ओरिजिनल बिनोला होता है। कपास कितना महंगा बिकता है क्योंकि उसकी फसल बहुत कम होती है, फसल ही कम होती है तो बिनोले की वो भी डिमांड भी ज्यादा है, लेकिन उतना नहीं हो पाता, तो इसलिए उसका रेट बढ़ा हुआ है। लोग फिर क्या खिलाते हैं, चोकर खिलाते हैं, खांडा खिलाते हैं, चूरी खिलाते हैं, है ना, खल तो बहुत लोग कम खिलाते हैं, लेकिन असली चीजें खिलाओ ना, देखो घी कितना आएगा। सर मेरे हस्बैंड की लास्ट पोस्टिंग थी यहाँ निमाड़ एरिया है ना अपना, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहाँ कपास बहुत होता था, तो वहाँ का अलग ही था, वहाँ मिर्ची, कपास, डॉलर, चना, ये सब चीज बहुत होता था। तो वहाँ के मतलब वहाँ भी दूध वगैरह देते थे लोग, दही, दूध, पनीर बहुत प्योर रहता था। तो यही बोल रहा है, जैसे आप बोले ना खान पान, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो आप लोग खाने पीने के लिए ये मत सोचो, देखो खाना खाना है तो पैसा लगाना पड़ेगा, और वही बात है कि 400 रुपए केजी भी घी आता है, लेकिन उसमें क्या आएगा, कई जगह ये जो घी बन रहा है वहां जाकर देखा तो सुअर की चर्बी मिला रखी थी, ऐसे छापे पड़े हैं। 400 रुपए में कौन सा घी आएगा, और चिकनाट दिखाने के लिए क्या करते हैं, फिर वो जानवर की चर्बी मिलाते हैं। सर अभी लास्ट मंथ तो शायद दिल्ली में एक ट्रक नकली पनीर पकड़ा गया था, ऐसा न्यूज में आया हाँ, था। नकली पनीर की तो बहुत फैक्ट्रियां इधर साइड भी है, बहुत पकड़ा गया है, पूरा केमिकल। अगर आपको खाना है ना बाहर का, तो जूस भी मत पियो बेटा, जो ये स्टॉल लगा के रखते हैं ना, जूस भी मत पियो बाहर का, तो जूस घर पे लाकर बनाओ। बिल्कुल, हम लोग कभी नहीं नहीं पीते। करते। ये मैंगो शेक जो 5-10 रुपए में देते हैं, कितना अनहेल्दी रहता है, देख के ही लगता है इसमें पॉइजन है, कुछ नहीं। बच्चों को कभी बाहर का जूस मत पिलाओ, शेक में कभी बाहर का शेक नहीं पीता। जो हम लोग भी कभी नहीं केले ले जाओ, दूध ले जाओ, अपना घर पे बनाओ, जितने में घर बाहर जाके आप बनाना शेक पी के आते हो ना,